हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज़ सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ बशीर चौधरी, जो कि जियो न्यूज़ के पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। आसिफ बशीर तकरीबन 25 साल से जर्नलिज्म में हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट करते रहे हैं। आज हम 3 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। वो क्या मामला है, क्या मुस्तकबिल हो सकता है उसका। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बड़े ही अहम मामले पर, वो है साबिक DGI फैज़ हमीद साहब को बुलाया गया था फैज़ाबाद धरना कमीशन में, मगर वो हाज़िर नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए, कब बुलाया जा रहा है, दोबारा बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे मालूमात तक रसाई के कानून के हवाले से, और बड़ी दिलचस्प कहानी है कि हमारी जो FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो पूरे मुल्क के रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखती है, टैक्सेशन के हवाले से उसका मरकज़ी किरदार है, उसने साबित किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा ताकतवर और बड़ा अदारा है। कैसे, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। आसिफ, ये जो फ़ैसला हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान लिया था और उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है, ये कानूनी तौर पर ये कैसा मुमकिन है कि जो हाई कोर्ट है वो एक फेडरल स्टैचुटरी बॉडी के फ़ैसले को सेट असाइड कर दे? एजाज साहब, बहुत शुक्रिया। आपके साथ 25 साल से हो गए, मैं भी जर्नलिज्म आपके साथ ही, और थैंक यू वेरी मच आपने मुझे अपने शो में बुलाया। जो आपके सवाल का जहाँ तक ताल्लुक है, देखें बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अपीलें होती हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो केसेस की समाअत के दौरान मुख्तलिफ अपीलें जो हैं वो रेलिवेंट हाई कोर्ट्स में जाती हैं। यहाँ पे हमने देखा कि एक फ़ैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आ चुका था, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो फ़ैसला किया। तो अब जो अगली अथॉरिटी है जिसके पास अपील होनी थी वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है फाइनली, लेकिन एक हाई कोर्ट ने भी अपना माइंड दे दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जाके इलेक्शन कमीशन को वो ग्राउंड्स बताने होंगे जिस पे उन्होंने अपना फ़ैसला लिया था, इतना बड़ा फ़ैसला लिया था पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन जमात PTI के बल्ले के निशान की वापसी का। और मेरा ख्याल है कि वहाँ पे शायद PTI फिर ये भी मामला उठाएगी कि उसके इंतखाबात में और दूसरी जमातों के इंतखाबात में को मुख्तलिफ नज़र से इलेक्शन कमीशन क्यों देखता है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी दिलचस्प जो है एक केस जो है आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से जो है वो ज़ेर समाअत अच्छा आएगा। आसिफ, आपकी ज़ाती ओपिनियन क्या है, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लोजली कवर करते रहे हैं और अभी भी देखते हैं उनको। मुझे ये बताएं कि आपकी ज़ाती ओपिनियन में क्या बल्ले का निशान वापस PTI को मिल पाएगा सुप्रीम कोर्ट से? देखें शाह जी, ये तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि मिल पाएगा या नहीं पाएगा, लेकिन मेरे नज़दीक अब इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता निशान। गो के एक आपकी एक एफिलिएशन होती है निशान के साथ पार्टी की, लेकिन जो लोगों का शऊर का लेवल है, ऐसा नहीं है कि बैलेट पेपर पे वो किसी दूसरे निशान को रिकग्नाइज़ ना कर पाएँ, या इतनी हमारी जो वोटर लिस्ट के लोग जो हैं वो ऐसे नहीं हैं। हमने इलेक्शन कवर किए, आपने भी 20वें इलेक्शन कवर किए हैं, ज़िमनी, दूसरे तीसरे बल्दियाती इंतखाबात, जनरल इलेक्शंस। हमने ये तो देखा है कि कोई बिल्ली जो है वो शेर के निशान की तरह की बना दी जाए तो थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, लेकिन बल्ले के निशान के बाद अब क्या निशान मिलता है और वोटर लिस्ट पे वो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगला निशान क्या मिलता है। बहरहाल अगर मेरिट पे देखा जाए तो सियासी जमातों के जो इंटरनल इंतखाबात होते हैं, मैं तो कभी भी इनसे सहमत नहीं हुआ। ये सारी एक जो है पुतली तमाशा होता है किसी भी जमात के जो होते हैं। जो जमातें आके कहती हैं ना कि हमने फ़लाँ डेट को किए थे और ये किए थे, उसमें हमने देखा है वो तायात मुंतखब कर लेती हैं अपनी वही, और वो पार्टी के सारे ओहदे अपने ही घर में रखे होते हैं, और चेयरमैन भी, वाइस चेयरमैन भी, सदर भी, को चेयरमैन, ये सारा एक ड्रामा होता है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी में बड़ी जमात, मेरी जहाँ पे रिहाइश है, मैं उसमें देखता हूँ कि बड़ी जमातों के वही सिटी के सदर सारी ज़िंदगी मेरी गुजर गई, यूथ का वही सदर कि मैं बूढ़ा हो गया उसको यूथ का सदर देखते वो। तो ये सारे ऐसे ही होते हैं। PTI पे क्योंकि कोई थोड़ा बुरा वक्त ज़्यादा है तो इसलिए उसकी सारी बातों को माइन्यूटली देखा जा रहा है, और इसी बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने उससे वो वापस लिया उसका निशान। चले, ये तो अभी जाएगी, लेकिन आसिफ आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है। आज हुआ ये है आसिफ कि वो मैं नज़र रखे हुए हूँ फैज़ाबाद धरना कमीशन पे। आपको पता है कि डॉक्टर अख्तर अली शाह फॉर्मर IG हैं, PhD हैं, फॉर्मर होम सेक्रेटरी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो और ताहिर आलम ये फॉर्मर IG हैं जी। और दोनों बड़े एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं। तो ये बड़ी खामोशी से कर रहे हैं, फैज़ाबाद धरना कमीशन की समाअत कर रहे हैं। तो इन्होंने खामोशी से साबिक DGI को
फैज़ हमीद साहब को एक नोटिस जारी किया, मगर वो उस नोटिस में हाज़िर नहीं हुए। यानी कि होना तो ये चाहिए था कि वो पेश हो जाते। फिर उनको मुझे ये भी पता चला कि उनको दोबारा नोटिस जारी किया जा रहा है, इस दफ़ा वजारत दिफा के ज़रिए भेजा जा रहा है। अच्छा, और अब दिलचस्प बात जो मुझे पता लगी है, क्योंकि बहुत सारे टीवी चैनल्स ने चला दिया कि वो उनको बुला लिया है और इस तरह तासुर जा रहा है कि जरा पहली दफ़ा बुलाया जा रहा है, हालांकि कोई डेट नहीं है, कोई कुछ नहीं। मुझे ये पता चला है कि जो पहला नोटिस जारी किया था फैज़ हमीद साहब को, उस पहले नोटिस में शॉर्ट नोटिस था, यानी कि विद इन ए वीक इन्होंने बुला लिया। वो उस दौरान अवेलेबल नहीं थे। ऐसा नहीं था, जो मुझे पता चला है, ऐसा नहीं था कि फैज़ हमीद आना नहीं चाहते थे, आना चाहते थे, लेकिन वो जिस टाइम पे उनको नोटिस मिला वो उसमें और उनके आने में बहुत कम वक्त था, तो वो नहीं आए। अब दोबारा उनको नोटिस जारी किया जा रहा है, वो इस दफ़ा वजारत दिफा के ज़रिए और डायरेक्टली भी ये शायद करेंगे। ये मुझे पता चला है कि अब दोबारा वो दूसरा नोटिस जारी होगा। लेकिन इसके ऊपर एक और डेवलपमेंट भी हुई है, वो आसिफ ये हुई है कि जो फैज़ हमीद साहब हैं, फैज़ हमीद साहब के साथ साथ दो और अहम शख्सियात को भी बुलाया जा रहा है। गो के वो मामूल की शख्सियात लगेंगी, लेकिन वो गैर मामूली तौर पर अहम है। एक है 92 टीवी चैनल के मालिक, अच्छा, और दूसरे हैं ये सेवर फूड वाले, नहीं जी जी, ये सेवर फूड के मालिक को भी बुलाया जा रहा है। अच्छा, अगले हफ्ते बुलाया जा रहा है, मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड बुलाया उनको। बुलाया क्यों जा रहा है? बुलाया इसलिए जा रहा है कि जो 92 चैनल है, आपको याद हो 2017 का जब धरना हुआ था, तो मैं भी धरने की कवरेज कर रहा था और गालबन आप भी धरने की कवरेज कर रहे थे। जो खाना आता था और वो जो खाना आता था वो सेवर फूड देता था, लेकिन वो किसके कहने पे देता था, ये असर्टन करेंगे कि वो किसके कहने पर देता था। खाना फ्री बढ़ता था वहाँ पर, तमाम लोगों को फ्री खाना जाता था। अच्छा, दूसरी बात, 92 आप ये कह रहे हैं कि वो ये चेक करेंगे कि पीछे अदायगी कोई कर रहा था या किसके कहने पे सेवर फूड, किसके कहने पे हो रहा था, या वो खुद कर रहे थे, ये भी पॉसिबल है ना, क्योंकि मजहबी जज्बात भी लोगों के पास होते हैं। अच्छा, एक तो ये आस्पेक्ट है इसका। 92 चैनल को क्यों बुला रहे हैं, उनके मालिक को, चौधरी रशीद गालबन का नाम है। 92 के मालिक को गालबन इसलिए बुला रहे हैं मेरी इतलात के मुताबिक कि 92 चैनल वो चैनल था जिसके जो बावजूद इसके कि हुकूमत ने मना किया था, पैमरा ने हिदायत की थी कि ये नशरियात मत दिखाएं क्योंकि लोगों में इश्तियाल पैदा कर रहे थे मज़हब के नाम पर, लेकिन 92 दिखाता रहा और 92 अपनी नशरियात बंद नहीं कर रहा था। तो जब उस वक्त के जो पैमरा के जो चेयरमैन थे अबसार आलम, उन्होंने उसे बंद करने की कोशिश की, तो फैज़ हमीद साहब ने उनको फ़ोन किया। फैज़ हमीद साहब ने कहा कि जी आपने जो मुझे बात कही है, आपने जो इस चैनल को बंद करने की कोशिश की, इसको मत बंद करें, इसे चलता रहने दें, 92 चैनल चलता रहे। क्यों? इस पे अबसार आलम की उनकी तकरार हुई थी फैज़ हमीद साहब की। तो फिर उन्होंने कहा कि अगर चैनल जो 92 अगर आपने बंद करना है तो सारे चैनल बंद करेंगे, क्योंकि अबसार आलम 92 के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे थे ना कि ये क्यों दिखा रहे हैं। तो अबसार आलम साहब का भी स्टेटमेंट हो चुका है। अब ये मेरी जहाँ तक इतलात है, ये TLP जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उनके अहदेदारों को भी जिन्होंने उस वक्त मुज़ाकरात किए थे उनको भी बुला रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। वो उनका जो स्टेटमेंट है वो भी हो रहा। वैसे बाय द वे TLP के ऊपर आपको पता है मैं तो तनकीद करता रहता हूँ, लेकिन उनके जो मौजूदा सरबराह हैं साद रिजवी, उन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव काम किया जो मुझे अच्छा लगा। मैं आपको पता है मजहबी सियासत का मैं नाकद हूँ मैं, और फिर ऐसी मजहबी सियासत जो बाज़ अकलीतों को छेड़े, ये मैं उसका तनकीद करता हूँ। लेकिन साद रिजवी जो है उन्होंने एक अच्छा काम किया। अच्छा काम क्या किया है उन्होंने? ये जो डॉक्टर मारंग बलोच, ये जो बलोच मिसिंग पर्सनस हैं, इनका जो धरना हो रहा है वो आए और उन्होंने सॉलिडेरिटी के तौर पे यहाँ पर बैठे हैं और उनको कहा है कि हम आपसे यकजहती का इज़हार करें, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। क्योंकि TLP के ऊपर तो हम थ्रू आउट ये एक डाउट करते रहे ना कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जमात है, ये इस्टेब्लिशमेंट ने इसको किया। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इन्हें पैदा नहीं किया, एक टाइम पे इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे फ़ायदा ज़रूर लिया है। लेकिन अभी भी इनके ऊपर एक इल्ज़ाम तो लगता है ना कि ये पाकिस्तान में मजहबी सियासत अगर कर सकते हैं आप तो इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी हो। तो खैर अभी सूरत हाल है कि उन्होंने साद रिजवी ने जो तमाम एतराज़ात हैं उनको साइड पे रख के गए हैं अपने लोगों के साथ और जाके वहाँ पर बैठे हैं, विच शुड बी अप्रिशिएटेड।
कोई भी अगर कोई अच्छा काम करे तो वी शुड अप्रिशिएट। जी शाह जी, मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ जो आप पिछला जो बात आप कर रहे थे, जो बुलाया गया है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को, मेरा ख्याल है अब जब वजारत दिफा से उनको चिट्ठी जाएगी तो शायद ज़्यादा सीरियस लेंगे उसको, कि उनके पेरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसकी जो ऊपर की इस्टेब्लिशमेंट है वजारत दिफा फ़ौज की, वो उनको कह रही है कि वो जाएँ, तो यकीनन वो आएंगे। इससे पहले भी आपको याद है कि दुरानी साहब को भी किताब के बाद उनको बुलाया गया था, गो के वो तो GHQ में बुलाया गया था लेकिन वो गए थे। तो फैज़ हमीद साहब जो है ना, उनके लिए इस वक्त सूरत हाल काफ़ी मुझे जो है ना वो उनके हिसाब से बहुत तशवीशनाक लगती है, क्योंकि अब चीज़ें सामने आने के बाद आप सेफली कहा जा सकता है कि फैज़ाबाद धरने के बाद जो रेफरेंस आया था जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, उसमें किसका क्या रोल था, तो उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई अच्छी हवाएं नहीं आ रही। उसके बाद फिर आप देख लें कि आर्मी चीफ़ की दौड़ में वो बड़े अरसे से वो अपनी प्लानिंग जारी रखे हुए थे, और फिर जिस तरीके से वो उससे वाइप आउट हुए, वो भी उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका था, और उधर से भी उनको कोई खैर की तवक्को नहीं है। और तीसरी जो साइड है, अगर आप देखें आने वाले सेटअप में, तो उसमें भी उनको लगता नहीं है कि कोई ऐसे लोग आएंगे जो उनके लिए सिमती रखते हो। तो ये सारे जो पावर पिलर्स हैं, उसमें उनके लिए गर्म हवाएं जो हैं फैज़ हमीद साहब के लिए वो आती नज़र आती हैं। और अगर वो कमीशन में आए और कमीशन ने वाकई जिस तरह से दोनों ही IG साहिबान हैं, ताहिर साहब को तो मैं ख़ुद भी यहाँ कवर करता हूँ, इस्लामाबाद जब IG थे, तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें से जब बाल की खाल उतरेगी तो सच और झूठ सामने आ जाएगा। और मेरा ख्याल है कि कोई नई एग्जांपल सेट हो सकती है, जिस तरह पाकिस्तान में इससे पहले जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक मुकदमा हुआ था बगावत का और आर्टिकल 6 का, गो कि उसमें सज़ा पे अमल दरामद हुआ या ना हुआ, लेकिन एक FIR लॉन्च होना, एक अदालत बनना, फिर एक ट्रायल होना, ट्रायल का मुकम्मल होना, तो ये मेरा ख्याल है कि शायद कोई नई एक तारीख जो है वो रकम होगी। खुदा करे नई तारीख हो, लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि शायद खाकान अब्बासी ने वो फ़ैसला अपने साथ ले लिया, और वज़ीर दाखिला जो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं एहसन इकबाल साहब, उन्होंने भी जो है फैज़ हमीद साहब के ऊपर कोई बात नहीं की। उन्होंने 22 नवंबर का उस वक्त का जो फ़ैसला है कैबिनेट का, उनको फ़ैसलों को उन्होंने ओन कर लिया। तो फैज़ हमीद साहब ज़्यादा से ज़्यादा आके यही कहेंगे ना, मुझे तो गवर्नमेंट ने कहा था, देखें, या मुझे वो, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहते हैं मुझे तो कोर कमांडर्स ने और फौज ने कहा था। हाँ, ये शायद जी आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। इसमें मैं एक चीज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले से जो फरवरी में तफसीली फ़ैसला आया था, वो इस बारे में बिल्कुल क्लैरिटी देता है कि ये जो उसमें लिखा गया है तीनों सर्विसेज चीफ को, कि आप अपने इदारे के उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करके हमें रिपोर्ट दें जिन्होंने अपनी पावर को मिसयूज़ किया या सियासी तौर पे इस्तेमाल किया। और जब तीनों सर्विसेज चीफ को लिखा गया तो इसका मतलब है कि चीफ उसके अंदर नहीं आते। ठीक बात, ठीक है जी। तो अब इसमें क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि इसमें तीनों सर्विसेज चीफ को कहा गया था कि एक्शन लेके फिर हमें रिपोर्ट दें। इसका मतलब है कि वो इसके अंदर शामिल नहीं थे, एक्सक्लूडेड हैं। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना, ये ऐसा भी नहीं है कि गांव का चौधरी कत्ल करे तो एक कमी दे दे कि जी मैंने किया था और मैं ले लें। शायद खाकान अब्बासी साहब को अपने क्लेम के साथ उसके एविडेंस देने पड़ेंगे। बाकी लोगों के बयान मैटर करेंगे कि उनसे आर्गू कौन कर रहा था, चैनल बंद करेंगे। तो जब तहकीकात होंगी तो ऐसे नहीं हो सकता कि बेटे को बचाने के लिए बाप कत्ल अपने सर ले ले, वो जो फिल्मी सीन होता है, ऐसा नहीं होगा। इसके जो मुहरकात हैं सारे सामने आ जाएंगे, शख्सियात सामने आ जाएंगी। और मुझे यूँ लगता है कि ये सारा मामला फिर जब क्योंकि ये तो एक कमीशन है, इसमें तो सिर्फ इसने अपनी तहकीकाती एक रिपोर्ट देनी है। इसका जो है ना, इसमें इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये चीज़ें जब स्टैब्लिश होंगी तो ये किसी भी तरह से किसी फ़ौजी के उस ओथ के ख़िलाफ़ है जो आप PMA से पास आउट होते हुए लेते हैं कि आप कभी सियासत में मुलव्वस नहीं है, उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर रिपोर्ट इंडिपेंडेंटली जब आ गई तो उसके बाद जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट ना हो सके। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। तो आखिरी मौजू रह गया, हमने फैज़ हमीद पे ज़्यादा टाइम लगा दिया। अच्छा, वो आखिरी मौजू था FBR के ऊपर हमने डिस्कस करना था। आप FBR को कवर करते रहे, कितना पावरफुल लगा आपको दारा? देखें सर, FBR तो ऐसा ही है जिस तरह वो बदू था जो हज़रत उमर से पूछता था कि जी ये आपकी कपड़े कैसे सिले हैं, 2 चादरों में से कैसे आपका सबको एक मिली थी। जब FBR हर पाकिस्तानी से जाके ये पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हारा फ़ोन तुमने शो नहीं किया और तुमने एसेट शो नहीं किए, तो उसके अपने रिकॉर्ड तो दरवाज़ों के ऊपर टंगे होने चाहिए, ना कि वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो लोगों को कहें कि जी हम तो आपको पाबंदी नहीं है जवाब देने की। और ये तो मेरा ख्याल है जो एहतसाब का ही एक तरह से इदारा है FBR, बाकायदा उसके पास जुडिशल पावर भी हैं। FBR
की अपनी कोर्ट्स हैं जो आपने वो उसके ऊपर वो लोगों को बड़े बड़े हैवी फाइन्स करते हैं। तो आप जब दूसरों से चोरियों का पूछते हैं, टैक्स चोरी का पूछते हैं, एसेट चोरी का पूछते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आपके हाथ तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए। अच्छा आसिफ, चूँकि आपने बड़ी खूबसूरत बात कर दी कि FBI भी एहतसाब का एक इदारा है और बड़े दुरुस्त कहा आपने, ऐसे ही है। अब दिलचस्प कहानी मैं आपको सुनाने लगा। आसिफ, दिलचस्प कहानी ये है कि एक साहब है नईम सादिक। नईम सादिक साहब कराची में रहते हैं। अच्छा, वो मालूमात तक रसाई का जो कानून है ना कि लोगों को इस बात की मालूमात दी जाए, वो उसके असल हीरो वो हैं, प्रैक्टिस करते हैं उसके ऊपर। इन्होंने नईम सादिक साहब ने FBI के ऊपर एक दरख्वास्त दी FBI वालों को। उन्होंने कहा कि जी आप ये बताएं कि आपके अफसरान कितने हैं, उनको कितनी कितनी तनख्वाहें देते हैं, आपकी गाड़ियाँ कितनी हैं, बिल्कुल सही, ये डिटेल्स मांग, मामूल की डिटेल है। बिल्कुल सही। FBI वालों ने उनको ख़त लिखा है कि जी हम तो इस कानून के दायराकार के अंदर ही नहीं आते। अब ये मालूमात तक रसाई का कानून है जो पार्लियामेंट ने बनाया है। बिल्कुल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर फैसला दिया है कि जी ये मालूमात देनी चाहिए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 19A के तहत मालूमात दी हैं। मुख्तार अहमद अली साहब ने जो पिछले दिनों मालूमात मांगी थी बिल्कुल वो दी, फिर सुप्रीम कितने कोर्ट एम्प्लॉइज के हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी मालूमात। आल्दो कि सुप्रीम कोर्ट को आइन के आर्टिकल के तहत नहीं, पार्लियामेंट के कानून के तहत देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने दे दी। FBI वाले हैं ये सुप्रीम कोर्ट से भी पावरफुल हो गए, कहते जी हम तो उसके दायरेकार में नहीं आते, और जब आप जवाबदेही नहीं करेंगे। अच्छा, और ये जो नईम सादिक साहब है ना, इनके ऊपर आप माजी में भी बात करते रहे। नईम सादिक साहब ने बहुत सारे लोगों को इस तरह इंसाफ दिलाया। नईम सादिक साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जब ये हुआ ना, मुख्तार अहमद अली को 2-3 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट से मालूमात लेते हुए, और मिली बाद में अभी। उसी नईम सादिक ने, इन्हीं साहब ने कराची से बैठ के बरतानिया की जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उसको राइट टू इन्फॉर्मेशन की एक दरख्वास्त डाली कि मुझे मालूमात तक रसाई का, बरतानिया का जो कानून है, एक पाकिस्तानी को उसकी मालूमात दी जाए। तो बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने सारी मालूमात दे दी, हमारे कितने मुलाजम हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, गालबन 88 मुलाजम हैं उनके, कितनी गाड़ियाँ हैं, कुछ थोड़ी सी गाड़ियाँ उनके पास। उन्होंने बता दिया जी ये सूरत हाल है, कितनी तनख्वाहें हैं, क्या परसेंट। जी एजाज़, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात हाईलाइट की है। देखें, आप छुपाते कब हैं? जब आपके मामलात फेयर नहीं होते। जब मामलात फेयर होते हैं तो आप तो छत पे चढ़ के ऐलान करते हैं जी आए मेरे से भी कोई पूछे। ऐसे ही बात यह है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप पार्लियामेंट से पूछें ना, अनफॉर्चुनेटली जो स्पीकर आते हैं अपने हल्के के 500 बंदे रख के चले जाते हैं, उनसे आप मांगें तो वो कहते हैं हम तो इसमें नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब अवामी पैसा इस्तेमाल करती है तो वो कहती है हम पब्लिक अकाउंट कमेटी को जवाब देनी है, हम अलहदा पिलर हैं स्टेट का। ठीक बात। FBI से जब आप पूछने जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम तो इसमें आते ही नहीं हैं। अब बताएं कि जिन लोगों ने दूसरों का एहतसाब करना है, जो दूसरों को जवाबदेह करते हैं, जो दूसरों के फैसले करते हैं, जो दूसरों को फिक्स करते हैं, जब उनके अपने हाथ साफ़ नहीं है, मैं तो इसको यही कहूँगा, जब आप नहीं बता रहे इसका मतलब है आपके हाथ साफ़ नहीं है। ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में देखें, काजी फाइज ईसा आए, अच्छा स्टेप लिया, उन्होंने कहा जी क्या आता है या नहीं आता मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक बात। ठीक है, हम अलहदा स्टेट का पिलर हैं, जो भी हैं वो एक बहस है, मैं आपको बता देता हूँ कितने लोग हैं किस सेक्शन में, उन्होंने बता दिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ जहाँ इदारों में ट्रांसपेरेंसी होगी वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे यार, वो कभी भी वो बता देंगे कि ये हमारी लिस्टें हैं और ये वेबसाइट पे भी हम डाल देते हैं। मसला तब होता है जब आप अपनी मर्ज़ी के बंदे भर्ती करते हैं, जब आप के हाथ साफ़ नहीं होते, आपके मामलात ख़राब होते हैं। आप क्यों नहीं बताते आपके पास कितनी गाड़ियाँ हैं? आप बताएं हमारे कितने एम्प्लॉइज़ हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन इदारे का तो इसके ऊपर तो पूरी कौम को जो है ना, महज़ब दुनिया के अंदर तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई टैक्स का इदारा या कोई इदारा ये कहे कि मैं नहीं बताता। मेरा तो ख्याल है कि पूरा मुल्क सड़कों पे होता अगर कोई इदारा ऐसे करता। अनफॉर्चुनेट तो ये मेरा ये ख्याल है कि FBI के कोई हुकाम अगर ये बात सुन रहे हैं तो उन्हें खुद ये फ़ैसला करना चाहिए, अपने ज़मीर से पूछना चाहिए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि वो पूरे पाकिस्तान से टैक्स कलेक्ट करें, लोगों को नोटिस टैक्स के भेजें, उनको जवाबदेही करें, उनका ट्रायल करें, और ख़ुद वो इस बात के ऊपर नहीं आज तक कन्विंस हो सके कि हमें भी अपना जवाब देना चाहिए। बड़ी अफसोसनाक बात है। वैसे आज ना नईम सादिक साहब ने डॉन अखबार में एक बड़ा अच्छा मजमून लिखा हुआ है, नोटा नन ऑफ द अबव, बड़ा अच्छा पढ़ने वाला मजमून है। उन्होंने बताया कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो किन किन सफ़ेयर में नाकाम हो गई है, और मालूमात तक रसाई इज़ वन ऑफ दोज सफ़ेयर्स के जिनमें वो पढ़ने वाला आर्टिकल है। तो आज से बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। इस प्रोग्राम के बारे में अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर करें,
और अगर आप हमें को मालूमात देना चाहते हैं तो talkshop777@gmail.com पर दीजिए। मुझे और आसिफ बशीर चौधरी को इजाज़त दीजिए।